एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज आज लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। लेकर आएंगे आपके लिए सिट्रोएन बसाल्ट का रिव्यू। यस एडवेंचर क्या बेहतर तैयार है हिमालयन से टक्कर लेने के लिए? अपडेटेड यस एडवेंचर की टेस्ट ड्राइव। मिलवाएंगे आपको हाल ही में लॉन्च हुई टाटा कर्व.ईवी से। फ्रेंच ब्रांड सिट्रोएन को भारतीय बाजार में काफी हल्का रिस्पांस मिला है। अब वो अपना 5वां प्रोडक्ट भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर रहे हैं, सिट्रोएन बसाल्ट, जो कि एक कूपे एसयूवी है। तो क्या ये बसाल्ट सिट्रोएन की किस्मत भारत में बदलेगी? चलिए मेरे साथ पता करते हैं। सिट्रोएन इंडिया ने कहा है कि वो हर साल भारतीय मार्केट में कम से कम एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इसी कड़ी में वो भारतीय बाजार के लिए अपना 5वां प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, सिट्रोएन बसाल्ट, जो कि एक एसयूवी कूपे है। इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड हमने किया हुआ है, आपको वो एनडीटीवी ऑटो के यूट्यूब पेज पे मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। बात सबसे पहले इसके लुक्स की। तो एसयूवी कूपे है तो रूफ लाइन से क्लियर हो जाता है वो डिजाइन पैटर्न। सामने फ्रंट से ये काफी कुछ C3 एयरक्रॉस की याद दिलाती है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे बम्पर एरिया रीडिजाइन है एंड ऑफ कोर्स इसमें अब आपको एलईडी प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फ्रंट में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, ग्रिल में वी शेप DRLs दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, मशीन कट अलॉय व्हील्स। डिजाइन थोड़ा सा बिजी लग रहा है मुझे। रियर में 3D डिजाइन वाले टेल लैंप्स हैं, देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। रियर काफी चौड़ा है और यहाँ पर जो बूट लिड है वो खुलता है एक एसयूवी की तरह। इसमें आपको 470 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफी यूजेबल नजर आ रहा है। अब डायमेंशंस भी आपको यहाँ पर बता दूं। 4.3 मीटर से ज़्यादा लंबी है ये गाड़ी। इसका जो व्हील बेस है वो 2.6 मीटर से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm की मिल जाती है। सिट्रोएन की जो CMP प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि C3 E-C3 या फिर C3 एयरक्रॉस, उन सब से लोगों को ये शिकायत थी कि उनमें फीचर्स कुछ कम मिल रहे हैं। बसाल्ट के साथ सिट्रोएन ने उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की है। जैसे इसमें अब आपको पुराने स्टाइल की जगह फ्लिप टाइप की मिलती है, लेकिन स्टार्ट स्टॉप बटन अब भी गायब है। ड्राइवर डोर में आपको मिल जाते हैं चारों ही विंडोज के लिए बटन्स। वायरलेस चार्जर मिलता है और वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी। 12.3 इंच की टच स्क्रीन है, जो कि हमने C3 एयरक्रॉस में भी देखी थी। इनफैक्ट डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो C3 एयरक्रॉस से काफी मिलता है। ड्राइवर डिस्प्ले के लिए 7 इंच की डिजिटल कलर्ड स्क्रीन है। ग्रे और ब्लैक कलर के इंटीरियर्स हैं। अपहोल्स्ट्री के लिए लेदरेट और फैब्रिक का इस्तेमाल है। इसके साथ ही एक वैल्यूएबल एडिशन हुआ है ऑटोमेटिक AC का। लेकिन एक क्राउड प्लीजिंग फीचर जो कि मिसिंग है वो है सनरूफ। सेकेंड रो पर मेरे लिए हेडरूम ठीक ठाक है, स्लोपिंग रूफ लाइन होने के बावजूद। लेग रूम काफी बढ़िया है और ये सीट्स 2 पैसेंजर्स के लिए तो काफी कंफर्टेबल हैं। मास मार्केट में पहली बार एडजस्टेबल थाई सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, आप इसका थाई सपोर्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही कंफर्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसमें साइड में एक्स्ट्रा कुशनिंग दी गई है। और साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी हैं। यहाँ पर तीनों ही लोगों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो दी गई है, लेकिन सेंटर पैसेंजर को दिक्कत ये होने वाली है कि जो सेंटर कंसोल है वो पीछे की तरफ काफी निकल कर आता है और साथ ही ट्रांसमिशन टनल भी उनके पैरों में अड़ेगी। और सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी नहीं है। ओवरऑल बसाल्ट का कैबिन कंफर्ट ओरिएंटेड है और 4 लोगों के लिए तो ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल पता चलेगी। क्वालिटी की बात करूं तो अंदर पैनल गैप्स वगैरह काफी कंसिस्टेंट हैं। प्लास्टिक का जो इस्तेमाल किया गया है वो ठीक ठाक क्वालिटी का पता चलता है। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा फैब्रिक और लगाते साइड्स में तो बेहतर होता। 2 इंजन चॉइसेस आपको मिल रही हैं। 82 HP वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 18 kPa की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करता है।
और आज जो हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 2 गियर बॉक्स की चॉइस मिलेगी। एक होगा मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेटिक। नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल की चॉइस मिलेगी। ये टर्बो पेट्रोल इंजन 110 HP की पावर देता है। चलिए देखते हैं इसे चलाकर। ये वही इंजन है जो कि आपको C3 और C3 एयरक्रॉस में मिलता है, और इसमें वही गियर बॉक्स भी मिलता है जो कि आपको C3 एयरक्रॉस में मिलता है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। C3 और C3 एयरक्रॉस में भी इस इंजन ने मुझे काफी इंप्रेस किया था। ये जो टर्बोचार्ज इंजन है, पहले तो इसमें ये 110 HP की जो पावर मिलती है वो आपकी ड्राइविंग के लिए काफी सफिशिएंट है। ये गाड़ी C3 से बड़ी है। C3 में तो 110 HP की पावर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी बना देती है उसको, लेकिन ये उससे बड़ी गाड़ी है। उसके बाद भी ये जो इंजन है उसमें इनफ पावर है कि आपको पावर की कमी नहीं महसूस होने वाली। इसमें पिकअप काफ़ी स्मूथली होता है, और इसके बाद जब आप थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं और अगर आप एक्सीलरेटर पेडल पुश करते हैं तब भी आपके पास पावर अवेलेबल होती है। गाड़ी आराम से 100 की स्पीड के ऊपर पहुंच जाती है और इंजन स्ट्रगल करता हुआ नहीं पता चलता। अब ये एक 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ी सी हमिंग की आवाज आती है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइजी ये इंजन नहीं पता चलता। ये जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन है ये उतना क्विक तो नहीं है, लेकिन ट्रांजिशंस काफी स्मूथली होते हैं। इसमें आपको मैनुअल मोड भी मिलता है, लेकिन उसको आपको गियर लीवर से मैनेज करना होता है, और जब आप इसे मैनुअल मोड में डाल देते हैं तब भी थोड़ा सा वक्त लगता है गियर शिफ्ट होने में। और गियर लीवर की जगह अगर पैडल शिफ्टर्स होते तो बेहतर होता। ये स्टीयरिंग भी काफी बढ़िया है। स्लो स्पीड्स पर तो लाइट है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं इसमें हैवीनेस बढ़ती है तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब सिट्रोन की गाड़ी है तो राइड क्वालिटी तो बेहतर होगी, ये हम एक्सपेक्ट ही करके चलते हैं, और वो मिलती भी है आपको। बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी मिलती है। स्लो स्पीड्स पर बम्प्स वगैरह ये गाड़ी बहुत अच्छे से मैनेज करती है। हाई स्पीड्स पर थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट ज्यादा पता चलेगा, तो लॉन्ग ड्राइव्स पर पैसेंजर्स को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सिट्रोन ने बसॉल्ट को 7.99 लाख रुपीस की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। उम्मीद है कि टॉप पेरेंट्स की कीमत 15 लाख के नीचे ही रहेगी। ये प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव है। इस बार सिट्रोन ने बसॉल्ट में कोई बड़े काम वाले फीचर्स मिस नहीं किए हैं। हालांकि लोगों को पसंद आने वाले कुछ फीचर्स और डालते तो बेहतर होता। कस्टमर्स की नजरें इस बात पर भी होंगी कि बसॉल्ट को क्रैश टेस्ट में क्या स्कोर मिलता है। वैसे मुझे लगता है कंपनी को अभी भारतीय कस्टमर्स के दिमाग में जगह बनाने के लिए काफी कुछ करना है। हाँ, बसॉल्ट इस प्राइसिंग के साथ थोड़ी मदद इस सफर में जरूर करेगी। ये एडवेंचर एक अपडेट के साथ लॉन्च हो चुकी है। क्या ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ टक्कर लेने के लिए बेहतर तैयार है? किंगशुक दत्ता पता कर रहे हैं। बेहतरीन बरसाती मौसम, हसीन लहलहाती हरी हरी वादियाँ और एक मोटरसाइकिल और उसका चालक जो कि बिल्कुल कीचड़ से सदे हुए हैं। जी हाँ, आज हम चला रहे हैं YESD एडवेंचर, जो कि 2024 के लिए अपडेट किया गया है। इसका रिव्यू करेंगे, इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे ऑन रोड और ऑफ रोड। डिजाइन में कुछ खास बदलाव नहीं है। बाइक में नए ग्राफिक्स और 4 नए कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। जो टैंक गार्ड है अब उस पे एस्टैब्लिश्ड 69 लिखा है। YESD कंपनी 1969 में शुरू हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या अपडेट्स आए हैं 2024 के लिए। सबसे पहले ये जो मेटल का केज आप देख रहे हैं, ये पहले काफ़ी बड़ा था, अब छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया साइज में, और 3.5 किलो हल्का भी हुआ है। जो मोटरसाइकिल का ओवरऑल वेट है वो भी 1 किलो कम हुआ है। तो टोटल कुल मिला के 4.5 किलो पिछले मॉडल से इस बाइक का वजन कम हुआ है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट है वो रीराउट किया गया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी 220 मिलीमीटर्स की है। साथ ही में ये कहता है कि आगे और पीछे जो सस्पेंशन है उसका जो डैम्पिंग है वो रिकैलिब्रेट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका बम्प अब्जॉर्प्शन है खासकर लो स्पीड्स पे, वो पहले से बेहतर हुआ है। अल्फा 2 इंजन अब पहले से बेहतर हुआ है।
मोटर अब स्मूथ है और कम गति पे इसका रिस्पॉन्स बढ़िया है। बाकी डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं है। पावर और टॉर्क भी पहले जैसे ही हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की। सबसे पहले जो इंजन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो पहले से ज़्यादा शार्प हो गया, ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। ये एक ऐसी बाइक है जिसको आप थोड़े स्पीड में चलाना पसंद करेंगे, लेकिन ESD ने कहा है कि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक में भी चलाते हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो बॉटम एंड का टॉर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो क्लच है काफ़ी लाइट है, और साथ ही में अगर आप इस बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं तो ये बाइक वो भी कर लेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ESD एडवेंचर का वो कुछ मायनों में पिछले मॉडल से थोड़ा सा ऊपर गया है। एक साफ मोटरसाइकिल को गंदा करना, उसमें जो मज़ा है, जो आनंद है, वो बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो यही हमने किया ESD एडवेंचर के साथ। इस बाइक को हम लेके गए ऑफ रोड में, खूब पानी में, कीचड़ में, मिट्टी में चलाई इस बाइक को, और जो ओवरऑल इसकी कैपेबिलिटी है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, वो पहले से बेहतर होती है। कुछ सटल डिटेल्स हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो सस्पेंशन का रिकैलिब्रेशन है, जो इंजन में सटल ट्विक्स दिए गए हैं, जो गियर रेशियोज थोड़े से बदले गए हैं, जो एग्जॉस्ट है उसका जो रीराउटिंग है वो, तो ये सारी चीज़ें मिला कर के ये जो मोटरसाइकिल है इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है पहले से। इस बाइक को आप ऑफ रोड लेके जाएँ, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे लेके जाएँ या डेली कम्यूट करें, ये बाइक एक मोटरसाइकिल गैराज में काफ़ी है। फीचर्स में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ABS के लिए 3 मोड्स दिए गए हैं, रेन, रोड और ऑफ रोड। ऑफ रोड मोड में ABS पिछले पहिए पे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। साथ ही में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया गया है। इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि 2024 ESD एडवेंचर पहले से काफ़ी बेहतर मोटरसाइकिल है, और साथ ही में ESD ने इसके प्राइसेस भी 5,000 रुपये तक कम किए हैं। जी हाँ, अब प्राइसेस शुरू होते हैं 2,10,000 रुपये से और जाती है 2,20,000 तक, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कलर चूज़ करते हैं। बाइक की कैपेबिलिटी पहले से बेहतर है और बाइक के प्राइसेस पहले से कम है। तो अगर आप 300 से 500 सीसी के बीच में एक ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में है जो दिखने में अच्छी है, परफॉर्मेंस जिसका बेहतर है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और ऑफ रोडिंग का भी बढ़िया ऑप्शन देता है, तो ESD एडवेंचर आपके कंसिडरेशन में बिल्कुल होना चाहिए। ब्राजील में विनहेडो शहर के पास साओ पाउलो में बड़ा विमान हादसा। रिहायशी इलाके में गिरा यात्री विमान, 4 क्रू मेंबर समेत 61 लोगों की मौत। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 1.5 साल बाद जेल से रिहा होकर घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के परिवार से मिले, कहा निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में एक और मेडल। पहलवान अमन सहरावत ने जीता कांस्य पदक। भारत को मिला 6ठा ओलंपिक मेडल। प्रायोजक हैं ओजोन फार्मा का क्विक दर्दनाशक तेल, जोड़ों के दर्द से जल्द राहत। NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त उदयपुर में, जहां मैं चलाने आई हूं Curve.ev। अब Curve.ev के रिव्यू पर फिलहाल एम्बार्गो है, लेकिन वॉक अराउंड हमने कर लिया है। चलिए देखते हैं। टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दी है Curve.ev, जो कि एक EV तो है ही, साथ ही है एक कूपे SUV। इसकी कीमतें शुरू होती हैं 17.5 लाख से, जाती हैं 22 लाख तक। 2 बैटरी के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, 45 किलोवाट आवर की और 55 किलोवाट आवर की। 45 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसकी जो रेंज है ARAI के मुताबिक वो है 502 किलोमीटर, और 55 किलोवाट आवर वाली बैटरी की जो रेंज है वो है 585 किलोमीटर। कीमत तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आप मिड साइज SUV सेगमेंट देखें तो कई पेट्रोल डीजल गाड़ियां ही इस कीमत में आती हैं, तो ये तो EV है जो कि जनरली माना जाता है कि थोड़ी महंगी आती है। अब यहाँ पर आपको इसके पावर के आंकड़े भी बता देती हूँ। जैसा मैं बताया, आपको 2 बैटरी के ऑप्शन मिल रहे हैं, 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर। 45 किलोवाट आवर बैटरी में जो आपको पावर मिलती है वो है 150 HP की, और 55 किलोवाट आवर में जो आपको पावर मिलती है वो है 167 HP की। मोटर जो है वो फ्रंट एक्सल पर माउंट किया गया है।
लुक्स की बात करती हूँ और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये की, जो कि बिल्कुल नई है, काफ़ी मॉडर्न और स्मार्ट लग रही है। अब इसके साथ जब आप इसे अनलॉक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये वेलकम फीचर, कूल दिखता है। सामने इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो मेटल इंसर्ट्स दिखाई देंगे, एयर डैम्स काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। ये जो फ्लैप है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और ये फ्लैप खुला हुआ है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। साइड में यहाँ पर आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। 215/55 प्रोफाइल के टायर्स हैं, चौड़े पता चल रहे हैं। और ये जो व्हील्स हैं ये एरो व्हील्स हैं, यानी कि एरोडायनामिक्स बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पर ही आपको इसका जो कूपे स्टाइल है वो साफ पता चल रहा है, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीक टेल लैंप है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ा हुआ, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस पे भी आपको वेलकम और गुड बाय फीचर मिलता है। ये हो गया इसका गुड बाय फीचर और ये है इसका वेलकम फीचर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब नीचे इसका जो बम्पर एरिया है वो काफ़ी अग्रेसिवली डिज़ाइन किया गया है, देखने में गाड़ी अच्छी लग रही है। अंदर जाते जाते आपको दिखा देती हूँ, इसमें ये जो फ्लश डोर हैंडल मिलता है, इसमें लाइट जलती है जिससे रात में भी आप इस डोर हैंडल को ढूंढ पाएँ। ये जो ग्रे और ब्लैक कलर के इंटीरियर्स हैं देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं, इसमें फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेदरेड सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। और जो ड्राइवर साइड सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये जो स्टीयरिंग है ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 12.3 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पर दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलता है। ऑटोमेटिक एसी है, 360 डिग्री कैमरा है, ADAS लेवल 2 फीचर्स हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ curve.ev में। यहाँ पर क्विकली आपको इसके डायमेंशंस बता दूँ, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। 4.3 मीटर्स लंबी है ये गाड़ी। इसका जो व्हील बेस है वो 2600 mm का है। इसकी जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो 450 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है सी सेगमेंट में, यानी कि जो मिड साइज SUV सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा है, 500 लीटर का। इसमें एक छोटा सा फ्रंट भी है आगे जो कि करीब 5 kg तक का वेट ले सकता है। अब आपको सेकेंड रो का व्यू बताती हूँ। तो यहाँ पर ये सीट मैंने वहीं सेट की है जहाँ पर जो मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है। और इसके पास मुझे यहाँ पर जो लेग रूम मिल रहा है वो ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन मेरी दिक्कत हेड रूम में है। यहाँ पर इसको काफ़ी स्कूप आउट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आगे पीछे होती हूँ तो कहीं कहीं ये मुझे लड़ता है। और मुझे लगता है अगर किसी की हाइट मुझसे ज़्यादा लंबी होगी तो उसको यहाँ पर बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, स्पेशली लीन बैक करके बैठने में। अब लीन बैक से यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये जो सीट है, जो बैक रेस्ट है, वो 2 लेवल पर सेट किया जा सकता है, यानी कि रिक्लाइनिंग सीट बैक रेस्ट आपको मिल रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होता। पर यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि जो थाई सपोर्ट है वो जब मैं पैर पीछे करके बैठ रही हूँ तो काफ़ी कम पता चल रहा है, लेकिन ये दिक्कत मुझे आइस में नहीं हुई थी। अब ये जो आपको बता दूं हेडरेस्ट है, यहाँ पर वो 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। सेंटर पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको एक C टाइप चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है जो कि 45 वाट कैपेसिटी का है। curve.ev की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 kph से कम की स्पीड पर इसमें एक अकूस्टिक साउंड डाली गई है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए, जिससे उनको पता चल सके कि गाड़ी आ रही है, अप्रोच कर रही है। अब चार्जिंग की बात करते हैं। इस गाड़ी को 10 to 80% चार्ज होने में 40 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 70 किलोवाट से बड़ा चार्जर हो, तब ये गाड़ी फटाफट चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे वॉल बॉक्स चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं, 7.2 किलोवाट के वॉल बॉक्स चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं, तो वो करीब 8 से 9 घंटे में पूरी तरह चार्ज होगी। इस गाड़ी का सीधा कंपटीशन तो वैसे MG ZS EV के साथ ही है।
लेकिन यहाँ पर यह भी बता दूं कि मिड एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स काफी जोर शोर से उतरने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कर्व भी आ रही है 2 सितंबर को। कैसा लगा आपको आज का शो? हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़कर हमें जरूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।